नमस्कार दोस्तों, मैं देव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम्स अड्डा में अड्डा टू गेट गोल। हमारी श्रृंखला में हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करने वाले हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग 75 डेज के मास्टर प्लान्स पे काम कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के लिए 38 डेज रखे हुए हैं कि 38 डेज के अंदर हम लोगों को इकोनॉमिक्स खत्म कर देनी हर हाल में। इसके बाद आपको 12 से 15 दिन दिए जाएंगे रिविजन करने के लिए। मतलब इन दिन लगातार क्वेश्चंस इस सीरीज में आपके चलते रहेंगे और फिर लास्ट में आपको अपने आप से रिविजन करना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो इस हिसाब से तो फरवरी मिड के आसपास आपका हर हाल में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप आराम से एंजॉय करिए, जितना मन उतना पढ़िए। सहयोग आपका हमेशा बना रहेगा, आपका भी सहयोग मेरे साथ बना रहे। चलिए आज हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थशास्त्र। इसके हम लोग एक क्षेत्र के बारे में सबसे पहले बात कर चुके हैं, जिसमें से हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की परिभाषा, इकोनॉमिक्स की प्रमुख पुस्तकों के बारे में बात की थी लास्ट टाइम। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया। प्राइमरी, सेकेंडरी, तृतीयक है। ये लिखने में गलती कर दी किसी ने, इसके कोई नहीं, हम लोग तो जानते हैं, हम लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है। तृतीयक क्षेत्र मतलब टर्सरी सेक्टर्स। प्राथमिक सेक्टर क्या होता है? वो सेक्टर है जो कृषि आधारित रहता है, जिसमें उत्पादन का साधन मुख्यतः कृषि एवं भूमि होती है या प्राकृतिक संसाधन होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कृषि संबंधित क्षेत्र भी कहते हैं अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राथमिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में लिया जाता है। यह क्षेत्र पर्यावरण और इसके एग्जाम्पल से अगर बात करते हैं तो मछली पालन, कृषि, पशुपालन हेतु। इसमें कहते हैं जो श्रमिक कार्य कर रहे होते हैं रेड कॉलर जॉब कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इनमें हम लोग क्या कहते हैं? रेड कॉलर जॉब्स के बारे में जानते हैं। और सेकेंडरी हम लोग बात करते हैं द्वितीयक से द्वितीयक क्षेत्र। लिखने वाले ने गलती बहुत करते हैं, इसको सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? जब प्राथमिक सेक्टर से जो उत्पाद निकलता है, जो उत्पादन निकलता है, प्राथमिक सेक्टर के उत्पादन को ये उत्पाद के रूप में लेते हैं। इसको हम लोग औद्योगिक के बारे में भी जानते हैं, उद्योग के बारे में द्वितीय क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक उत्पादों को अपनी गतिविधियों के में कच्चे माल के रूप में लेते हैं। इसमें जो कुशल श्रमिक होते हैं इन्हें व्हाइट कॉलर जॉब, अरे स्पेलिंग भी गलत, व्हाइट कॉलर जॉब, अकुशल से श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब। तृतीय क्षेत्र टर्सरी, इसमें क्या होता है? वह क्षेत्र, क्षेत्र भी गलत लिखा, वह क्षेत्र जिनमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसमें किसी भी चीज़ का उत्पादन ऐसा नहीं होता कि हमें फिजिकली ऑर्डर में दिखता हो। एग्जाम्पल्स के लिए जैसे हम लोग इसमें मान लेंगे बैंक सेक्टर्स हो गए, ठीक है। बैंक है, हम भंडारण से है हमारे पास, व्यापार है, सेवा है। किसी भी इंसान को कुछ खत्म नहीं होता। बैंक में अगर कोई गया, वो अपना रहेगा, चलाएगा, उसमें से कुछ नहीं लॉस होगा, उसकी एनर्जी ही केवल लॉस होंगी। द्वितीय क्षेत्र के एग्जाम्पल की बात करें तो इसे एग्जाम्पल में निर्माण कार्य, विनिर्माण सेक्टर तथा अन्य की अगर बात करें तो जैसे गैस, विद्युत उत्पादन इत्यादि। अब ऐसा नहीं है कि केवल 3 सेक्टर से ही पूरा काम चल जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसके अलावा भी अन्य क्षेत्र होते हैं, जैसे चतुर्थ से पंचम क्षेत्र। पंचम क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र में क्या होता है? जिसमें बौद्धिक गतिविधियों में जुड़े हुए लोग होते हैं, शिक्षा, सरकार, पुस्तकालय, अनुसंधान। पंचम क्षेत्र, तो चतुर्थ और पंचम में थोड़ा सा अपवाद पाया जाता है क्योंकि सरकार यहाँ पर भी आ जाती है। पंचम क्षेत्र उच्च क्षेत्रों में निर्णय लेने वाले लोग, जैसे कोई कमेटी बन गई, लाभकारी संस्थाएं बन गई, इन चीज़ों को रखते हैं हम लोग पंचम सेक्टर में। चलिए हम लोग एक बार क्विक रिवीजन मार लेते हैं। क्विक रिवीजन क्या है? सबसे पहले अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांट दिया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राथमिक क्या है? जो कृषि पर आधारित है। सेकेंडरी क्या है? जिन्होंने कृषि से उत्पन्न चीजों को उत्पादन को अपने उत्पाद के रूप में स्वीकार किया। टर्सरी क्या है? बैंकिंग सेक्टर्स, जहाँ पे बौद्धिक कार्य, बौद्धिक कार्यों का योजन किया जाता है। और चतुर्थ क्षेत्र क्या? चतुर्थ क्षेत्र में सब लोग बौद्धिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं। पंचम क्षेत्र क्या है? उच्च श्रेणी में ये निर्णय लेने वाले लोगों की संरचना चतुर्थ पंचम से श्रेणी कहलाती है। एक सेकंड, ये चीज थोड़ी सी मुझे पता नहीं तब्दील हो जाती है। चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है, विकसित, विकासशील, अल्पविकसित। हम लोग अभी विकासशील में आते हैं, भारत यहाँ कहीं पाया जाता है। विकसित अर्थव्यवस्था क्या है? सबसे पहले हम लोगों ने क्षेत्र बांटे हैं, प्राथमिक याद रखिएगा, सेकेंडरी और टर्सरी। विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है? वह जहाँ सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र किसमें आता है? थर्ड में, ठीक है। वह अर्थव्यवस्था जहाँ तृतीय क्षेत्रों की भागीदारी उनके जीडीपी में या उनके उत्पादन में सर्वाधिक होती है। प्रारंभिक क्षेत्र में सर्वाधिक होती है, ये गलत लिखा था, ठीक है। प्रारंभिक क्षेत्र में सर्वाधिक होती है, ये थोड़ा सा गलत है, एडिटिंग गलती, इनको इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं।
एग्जाम्पल के लिए यूएसए, ब्रिटेन, जापान, कनाडा। यहाँ क्या होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन थर्ड सेक्टर करता है, इसके बाद सेकंड सेक्टर, और इसके बाद फर्स्ट सेक्टर। ये आप क्रम याद रखिए। विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है? जिसमें द्वितीय क्षेत्र का सहयोग अर्थव्यवस्था में अधिकतम होता है, जैसे भारत, चीन, ब्राजील। इसमें क्या है, जो सेकंड सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करेगा, उसके बाद आता है फर्स्ट सेक्टर, फर्स्ट सेक्टर के बाद थर्ड सेक्टर। जब अगर अल्प विकसित और पिछड़ी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, जहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा, जैसे केन्या, नाइजर, सूडान है यार, ये बहुत गलतियां हो जाती हैं। जैसे फर्स्ट सेक्टर, फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, ये ध्यान रखिएगा। उत्पादन के सेक्टर में अगर थर्ड सेक्टर सबसे ज़्यादा जीडीपी में सहयोग करता है तो वो रहेगा विकसित, और अगर सेकंड सेक्टर सबसे ज़्यादा कर रहा है तो वो रहेगा विकासशील, और अगर प्रथम सेक्टर सबसे ज़्यादा कर रहा है तो वो क्या, अल्प विकसित पिछड़ी अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब भारत में नियोजन की बात, आर्थिक नियोजन की बात। देखो, आर्थिक नियोजन होता क्या, सबसे पहले एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा जरूरी तो ये है कि आर्थिक नियोजन हम लोग पढ़े ही क्या। जैसे सबसे पहले धन है, ठीक है, धन का दोहन हम लोग किस प्रकार करेंगे, इससे संबंधित सिद्धांत हमारे नियोजन कहलाते हैं। नियोजन क्या है, धन, धन को दोहन किस हिसाब से करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स आएंगे उन्हें हम लोग नियोजन में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं राज्य के नेतृत्व में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक ऐसा प्रबंध जिसमें संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर आर्थिक विकास किया जाता है, नियोजन कहलाता है। चलिए एक डेफिनेशन सही है, धन एवं आर्थ। थोड़ा सा अपग्रेड कर लेते हैं हम लोग, कैसे अपग्रेड करेंगे, जैसा पढ़े देखिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, धन का दोहन, धन का दोहन किस प्रकार पढ़ेंगे, सिर्फ धन नहीं, धन के साथ हम लोग आर्थिक प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग, आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किस प्रकार से करेंगे, यह विधि धन नियोजन कहलाती है। अब नियोजन की जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले संसाधनों का वितरण सुनिश्चित कर सके, बेरोजगारी दूर कर सके, निर्धनता चक्रों समाप्त कर सके, कृषि एवं उद्योगों को बढ़ावा कम कर सके, और इसके साथ में हम लोग संलग्न विकास चाहते हैं, संलग्न विकास। ऐसा नहीं कि हम लोग दोहन अत्यधिक करते जाएं, लास्ट में हम लोगों को, लास्ट में आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ना बचे, तो इसलिए हम लोग एक संलग्न विकास चाहते हैं, समावेशी विकास जिसको हम लोग कहते हैं, समावेशी विकास के उदाहरणों को सुनिश्चित करने के लिए। अब बात कर लेते हैं, सॉरी, ये नियोजन का वर्गीकरण। देखो नियोजन क्या है, नियोजन कई प्रकार का होता है, जिसमें से प्रमुख तौर से इसे चार भागों में व्यक्त किया जाता है, आदेशात्मक, निर्देशात्मक, संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक। प्रक्रियात्मक क्या है, इसमें पूरी पूरी एक मेथड प्रोसेस को फॉलो करना। आदेशात्मक क्या है, आप बाहर बैठे, आपने किसी को ऑर्डर दे दिया। निर्देशात्मक क्या है, केवल आपको देखने आए। संरचनात्मक आपको एक स्ट्रक्चर बना के करना है। अब इनके बारे में एक एक डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले आदेशात्मक आयोजन क्या होता है, इसके अंतर्गत राष्ट्र तथा सरकारी संसाधनों का व्यापक प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उस पर कंप्लीट नियंत्रण रखती है, क्या चीजें हो रही क्या नहीं हो रही। परंतु इसमें मुख्य तौर पे कार्य कौन कर रहा होता है, निजी क्षेत्र ही कार्य कर रहे होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे हमारे यहाँ पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हमारे यहाँ जो अनाज का वितरण होता है, मुफ्त अनाज स्कीम जो थी उसके तहत, वो है क्या, इसके लिए एक विशाल आयोजन, विशाल दो, जैसे पीडीएस सिस्टम है, जो हमारे यहाँ राशन कार्ड के कोटा होते हैं। अब राशन कार्ड कोटा हो तो सबसे पहले जरूरत क्या होती है, सबसे पहले एक विशाल ढांचे की जरूरत होगी, प्रशासनिक ढांचा। अब ऐसा नहीं इसमें लोग काम करेंगे, कुछ लोग मक्कारी भी करेंगे, कुछ लोग गलतियां भी करेंगे, तो उनके लिए क्या रहेगा कि दंड विधि का प्रयोग किया जाएगा, दंड न्याय विधि का। अब इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। यहाँ विशाल प्रशासनिक ढांचे की जरूरत होती है, यहाँ पे प्रशासनिक ढांचे को सक्रिय करने के लिए दंड विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष भूमिका होती है, प्रशासन मूल्य व्यवस्था का प्रयोग करता है, ऐसी व्यवस्था सामान्यतः समाजवादी देशों में पाई जाती है। हम लोग लोकतांत्रिक साम्यवादी समाजवादी देश हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। निदेशात्मक क्या होता है, ये विकेंद्रीकृत व्यवस्था, मतलब इसमें कोई भी सेंट्रल सिस्टम नहीं रहता है। इसमें सरकार क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ एक निर्देश दे देती है कि ये एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस है जिनको आपको फॉलो करना है, उसके तहत लोग काम करते चले जाते हैं। ये एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है, इसमें राज्य संस्थानों का सांकेतिक हिस्सेदारी होती है, ठीक है। इसकी नीति क्षेत्रों की व्यापक भागीदारी होती है, यहाँ सरकार केवल नीति निर्माण करती है, नीति का क्रियान्वयन निजी हाथों में होता है। बाजार मूल्य व्यवस्था वर्तमान में अब नियोजन के चरण, प्रथम चरण 1950 तक चला था, द्वितीय चरण 1951 से 1990 तक चला था, तृतीय चरण 1990 से 2010। इसी में आप एक चीज और ध्यान रखिएगा जो बहुत ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी, कि 24 जुलाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, 24 जुलाई 1991, 24 जुलाई 1991
मनमोहन जी मंत्री बनते हैं। सॉरी, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। 24 जुलाई 1991, 1991 मनमोहन सिंह वित्त मंत्री होते हैं हमारे। इस दिन ये लेके आते हैं एलपीजी। अब एलपीजी सिद्धांत को आगे देखते हैं। प्रथम चरण आदेशात्मक रहा था 1900 से 1950। द्वितीय चरण 1950 से 1951। तृतीय चरण 1951 से 1991 से 2010 तक। निर्देशात्मक संरचनात्मक आयोजन क्या होता है? यदि आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों के वर्तमान स्वामित्व के ढांचे, उत्पादन की विधि एवं संस्थागत व्यवस्था में आमूल परिवर्तन किया जाए। मतलब की बात करें संरचना के, जैसे सपोज करिए ये कंपनी एक्स की है, इसमें से उत्पादन लिया जा रहा है परंतु अच्छा उत्पादन नहीं लिया। अब एक्स करेगा क्या? इसका जो स्वामित्व है वो किसी और को ट्रांसफर कर देगा, वाई को। वाई इसमें से अच्छा डेवलपमेंट लेने लगता, तो एटलीस्ट प्रॉफिट आने लगा। बस आर्थिक लाभ के लिए स्वामित्व का हस्तांतरण क्या कहलाता है? संरचनात्मक आयोजन। ये प्रक्रियात्मक है, पहले होता क्रियात्मक नहीं, प्रक्रियात्मक है, ठीक है। प्रक्रियात्मक आयोजन क्या है? क्या है? आर्थिक व्यय की प्राप्ति के लिए संसाधन स्वामित्व के ढांचे, उत्पादन की विधि एवं संस्थागत व्यवस्था में परिवर्तन न कर अनुकूलतम दोहन की रणनीति। इसमें क्या है? इसमें कहा जाता है जैसे ये कंपनीज है, कोई एक्स एक्स कंपनी से उत्पादन अच्छा नहीं हो पा रहा है, पर इसका जितना उत्पादन हो रहा है उसी का उपयोग किया जाए संसाधनों के दोहन में। जैसे हरित क्रांति, हरित क्रांति में क्या है? क्षेत्र नहीं बढ़ाया गया, ना ही क्षेत्र की ऑनरशिप किसी को ट्रांसफर की गई, परंतु इस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाया गया, इसलिए हरित क्रांति। दुग्ध क्रांति, अब एक बार हम लोग इसमें डिटेल में बात कर लेते हैं समझने के लिए। इस बार केवल केवल हम लोगों ने एक बार रिविजन बना लिया। अब आदेशात्मक आयोजन है क्या? आदेशात्मक आयोजन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट खुद इसमें इन्वॉल्व होती है और वो अपने साथ रह कर चीज़ों को काम कराती है। इसमें ट्रिपल पी मॉडल जैसा कुछ भी नहीं होता है। अब बिल्डिंग भी गवर्नमेंट को ही बनानी है, उसमें एम्प्लॉय भी रखने हैं, उस पर काम भी करने हैं। अब ये काम नहीं करेंगे तब क्या किया जाएगा? तो उनके लिए दंड विधि का प्रयोग किया जाएगा। दंड से तो हो सकता है कुछ काम करें, कुछ ना भी करें, तो इसमें कई कमियां रही। इन कमियों को दूर करने के लिए एक नियोजन मेथड लाया गया। नियोजन मेथड क्या है? इसमें सरकार, गवर्नमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया बना देगी कि किसी भी कंपनी को इस तरह से काम करना। जैसे वर्तमान समय में खनन का ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग खनन को ले लेते हैं। खनन में क्या है? गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि इस पर्टिकुलर एक्स वाई एरिया के अंतर्गत आपको 2000 मीट्रिक टन खनन करना है, उससे ज़्यादा करेंगे तो तब आप पे दंड प्रक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। परंतु इसके लिए दंड प्रक्रिया तो रहेगी, लेकिन इसमें लगने वाले एम्प्लॉय चीज़ें गवर्नमेंट को इसमें लोड नहीं लेना पड़ेगा। इसीलिए निर्देशात्मक क्या रहता है? ट्रिपल पी मॉडल निर्देशात्मक की ही देन है, वो भी किसकी? श्री मनमोहन सिंह। ध्यान रखिएगा, एलपीजी मॉडल। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी, ठीक है। संरचनात्मक आयोजन क्या है? ऑनरशिप ट्रांसफर करना। क्रियात्मक आयोजन क्या है? ऑनरशिप नहीं ट्रांसफर करना है, ना ही उत्पादन की केवल विधि में किस तरह से उत्पादन कर रहा है उसमें परिवर्तन करना है। चलिए, अगर दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स की यह सेशन अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं कहूँगा कि आप डिसलाइक करिए, और डिसलाइक के बटन को आप 2 बार दबाइए। पर हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। आप लाइक करें या शेयर या डिसलाइक करें, कमेंट्स करके कमियाँ एवं इसमें होने वाले सुधारों के बारे में बताते जाइए। Have a great day. Enjoy your DDS.